आज हम सहारा स्कैम, जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी चर्चा में है, उसके बारे में बात करेंगे। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट के जरिए पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और आईपीओ लाने से पहले कंपनी को सेबी, जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, उससे अप्रूवल लेना होता है, जिसके लिए कंपनी को सेबी के पास डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है। डीआरएचपी एक तरह से कंपनी का पूरा बायोडेटा होता है, जिसमें कंपनी की लगभग सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट की डिटेल्स, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, उस ग्रुप की बाकी कंपनीज के फाइनेंशियल डिटेल्स, कंपनी को किस लिए फंड की ज़रूरत है, इस तरह और भी कई सारे डिटेल्स डीआरएचपी में होते हैं। सेबी डीआरएचपी का डिटेल एनालिसिस करती है और सारा डेटा एनालाइज करने के बाद सेबी उस कंपनी के आईपीओ को अप्रूव करना है या नहीं, ये डिसाइड करती है। 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी के साथ डीआरएचपी फाइल की। डीआरएचपी एनालाइज करते वक्त सेबी को सहारा ग्रुप की दो कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन दैट इज SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन दैट इज SHICL के फंड रेज करने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ लगी। इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को इन दो कंपनीज के खिलाफ कंप्लेंट्स मिली, जिसमें लिखा था कि सहारा ग्रुप की ये दो कंपनीज गलत तरीके से OFCDs इशू करके फंड रेज कर रहे हैं। इन दो कंप्लेंट्स की वजह से सेबी का शक सही साबित हुआ और सेबी ने इन दो कंपनीज पर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और सहारा ग्रुप को इस फंड रेजिंग का क्लैरिफिकेशन मांगा। तब सेबी को पता चला कि SIRECL और SHICL ने करीब 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स से 24,000 करोड़ रुपए उठाए हैं। सहारा ग्रुप पर शुरुआत से ही आरोप थे कि जो फंड इन दो कंपनीज ने उठाया था उस प्रोसेस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और कहां पर वो फंड यूज किया गया उस पर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। SIRECL और SHICL ने ये सारे पैसे OFCD यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए उठाए थे। डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके कंपनीज लोगों से पैसा बोरो यानी उधार लेती है और बदले में उन्हें इंटरेस्ट देती है। OFCD डिबेंचर का ही एक टाइप है जिसमें OFCD होल्डर्स अगर वो चाहे तो अपने OFCD इक्विटी में कन्वर्ट करके कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, यानी उनके पास कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है। जब किसी कंपनी को अपने OFCD 50 से कम लोगों को इशू करने होते हैं तब उन्हें ROC दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लेनी होती है, और जब कंपनी को 50 या 50 से ज़्यादा लोगों को OFCD इशू करने होते हैं तब उन्हें सेबी से परमिशन लेनी होती है। SIRECL और SHICL ने सेबी की परमिशन के बिना करीब 2 से 2.5 करोड़ लोगों को अपने OFCDs इशू किए थे। कंपनी को 6 हफ्तों के अंदर ही OFCDs के जरिए फंड रेज करने की प्रोसेस पूरी करनी होती है, पर यहाँ पर SIRECL और SHICL 2 साल से ज़्यादा टाइम से लगातार OFCDs के जरिए फंड रेज कर रहे थे। इन इलीगल एक्टिविटीज़ के चलते सेबी ने SIRECL और SHICL पर OFCDs के जरिए फंड रेज करने पर पाबंदी लगा दी और सहारा ग्रुप को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने का ऑर्डर दिया। सेबी की इस ऑर्डर को सहारा ग्रुप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया और दिसंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेबी के ऑर्डर पर रोक लगा दी। अप्रैल 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह रोक हटा दी, जिसके बाद सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को SAT यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को अप्रोच करने के लिए कहा। SAT ने सेबी के ऑर्डर्स को सही मानते हुए सहारा ग्रुप को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने के लिए कहा। SAT की इस ऑर्डर को भी सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सहारा ग्रुप का कहना था कि SIRECL और SHICL का OFCD इशू पब्लिक इशू नहीं था, वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट थी जो सहारा ग्रुप से जुड़े लोगों के लिए थी, और SIRECL और SHICL ये दोनों भी अनलिस्टेड कंपनीज है, इसीलिए ये केस सेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। इस पर सेबी ने कहा था कि OFCDs के प्राइवेट प्लेसमेंट में 50 से कम इन्वेस्टर से पैसा रेज किया जाता है और SIRECL और SHICL ने 50 से ज़्यादा लोगों से OFCDs के जरिए फंड रेज किया है, जिसके लिए सेबी की परमिशन लेना मैंडेटरी है, जो उन्होंने नहीं ली थी। जब OFCD 50 या 50 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इशू किया जाता है तब वो पब्लिक इशू बन जाता है और सेबी के अंडर आता है। सेबी के तब के बोर्ड मेंबर डॉक्टर KM अब्राहम, जिन्होंने ये केस इन्वेस्टिगेट किया था, उन्होंने SIRECL और SHICL के 4 रैंडम OFCD होल्डर्स का वेरिफिकेशन किया तो उनको पता चला कि उनमें से 2 इन्वेस्टर्स तो है ही नहीं और बाकी दोनों का सहारा ग्रुप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिस पर सेबी ने कोर्ट को बताया था कि शायद SIRECL और SHICL फिक्टिशियस इन्वेस्टर्स के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। सेबी ने यह भी कहा था कि सिक्योरिटीज एक्ट के अनुसार OFCD एक सिक्योरिटी है
और इसीलिए OFCD सेबी के जुरिस्डिक्शन में आती है। इस तरह सेबी ने प्रूव करके दिखाया कि ये केस उनके ही जुरिस्डिक्शन में आती है। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने SIRECL और SHICL पर जो आरोप थे उनको सही मानते हुए सहारा को उन OFCD होल्डर्स का पूरा पैसा 15% इंटरेस्ट के साथ 3 महीनों के अंदर सेबी के पास डिपॉजिट करने के लिए कहा और साथ ही अपने सारे OFCD होल्डर्स के डिटेल्स सेबी के पास सबमिट करने के लिए कहा ताकि सेबी उन पैसों को इन्वेस्टर्स तक पहुंचा सके। जिसके बाद सहारा ग्रुप ने करीब 127 ट्रक्स भर के OFCD होल्डर्स के डिटेल्स सेबी को भेजे थे, जिनमें से कुछ ट्रक्स डेडलाइन खत्म होने के बाद आने की वजह से सेबी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उन डॉक्यूमेंट्स का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सेबी को पता चला कि सहारा ग्रुप ने इन्वेस्टर्स के जो डिटेल्स भेजे हैं उनमें इन्वेस्टर्स के प्रॉपर डिटेल्स नहीं है। इसीलिए सेबी ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी लग रहा है। कोर्ट को भी OFCD होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक और झूठी लगी, जिसमें इन्वेस्टर्स के नाम और पते आधे अधूरे लिखे थे और उनके एजेंट्स के डिटेल्स भी अधूरे थे। सहारा ग्रुप ने इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ 3 महीने के अंदर सेबी के पास डिपॉजिट नहीं किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे डिपॉजिट करने के लिए कहा। सहारा ग्रुप ने 5,120 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट सेबी के पास डिपॉजिट किया, पर बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स को उन्होंने डेडलाइन तक डिपॉजिट नहीं किया था और कहने लगे थे कि सहारा ग्रुप ने पहले ही बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे उन्हें रिटर्न कर दिए हैं। लगभग 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 4,600 इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्लेम करने के लिए सामने आए थे, जिस पर सहारा ग्रुप ने कहा था कि इन्वेस्टर्स इसलिए पैसा क्लेम करने के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने उनके पैसे रिटर्न कर दिए हैं। जिस पर कोर्ट ने सहारा ग्रुप से इन्वेस्टर्स को पैसे रिटर्न किए जाने का प्रूफ मांगा और इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने के लिए उनके पास जो पैसे आए उनका सोर्स पूछा, लेकिन सहारा ग्रुप ने पैसे रिटर्न करने के कोई प्रूफ या एविडेंसेस नहीं दिए और पैसों के सोर्स के बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें यह पूरा मामला डबिशियस और क्वेश्चनेबल लग रहा है। सेबी और कोर्ट दोनों ने भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई थी। कोर्ट को लगता है कि इस केस में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स रूरल एरियाज से हो सकते हैं जिन्हें OFCDs के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या सहारा ने फिक्टिशियस इन्वेस्टर्स के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। सहारा ग्रुप ने दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट डेडलाइन तक सेबी के पास डिपॉजिट नहीं की और उसके बाद सेबी ने उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना और उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करना शुरू किया। बाद में 26 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रतो रॉय को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए और बाद में 28 फरवरी 2014 को सुब्रतो रॉय को अरेस्ट किया गया। सुब्रतो रॉय के साथ ही कंपनी के 2 और डायरेक्टर्स को भी जेल भेजा गया। नवंबर 2014 में ED दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग की केस लगा दी, जिसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सहारा ग्रुप ने रेगुलेशंस तोड़े हैं। 2007-2008 में RBI ने सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को अनएथिकल एक्टिविटीज करते हुए पकड़ा था और उनको फ्रेश डिपॉजिट्स रेज करने से मना कर दिया था। सहारा ग्रुप को लगातार फंड की जरूरत पड़ती आ रही है और RBI ने एक्शन लेने के बाद उन्होंने OFCD रूट के जरिए फंड रेज करना शुरू किया। इस केस में एक ताज्जुब की बात यह भी थी कि जब SIRECL और SHICL को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से OFCDs के जरिए फंड रेज करने का अप्रूवल मिला, तब इन 2 कंपनीज की नेटवर्थ 50 लाख से भी कम थी। फिर भी SIRECL और SHICL के OFCDs के जरिए 20-20 हज़ार करोड़ रुपए रेज करने के प्लान को ROC से मंजूरी मिली। सेबी अब तक सिर्फ 85.03 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर पाई है। सेबी के कुछ ऑफिशियल्स ने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रूरल एरियाज में और छोटे मोटे शहरों में जाकर भी इन्वेस्टर्स को ढूंढने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही। एक समय सहारा ग्रुप इंडियन रेलवे के बाद इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर